हेलो फ्रेंड्स, लॉज ऑफ गैसेस पढ़ने के बाद अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको पता लग पाएगा कि किस स्टेटमेंट को दिया होने पर हमें कौन सा पर्टिकुलर लॉ लगाना होता है। इट मे बी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इक्वेशन ऑफ स्टेट, गैलुसेक लॉ, एवोगाड्रो लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक एक करके हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल की लैंग्वेज से हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है, एन ओपन कंटेनर इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड अप टू विच टेम्परेचर सो दैट 1/3 वॉल्यूम ऑफ गैस एस्केप्ड आउट इफ वॉल्यूम इज मेजर्ड। नंबर 1 एट इनिशियल टेम्परेचर यानी कि 27 के ऊपर, एंड फाइनली एट फाइनल टेम्परेचर। दो अलग अलग तरह से आपको बताना है कि कितने टेम्परेचर तक हीट किया जाए कि ओपन कंटेनर में से गैस का कितना पार्ट निकल जाए, 1/3 पार्ट बाहर निकल जाएगा। हम लोग जानते ही हैं जब गैसेस को हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करती है, और जितने भी प्रॉब्लम्स ओपन वॉल्यूम कंटेनर के होते हैं, ओपन कंटेनर के होते हैं, उन सभी को सोल्व करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी हमें लगानी पड़ती है। आइए हम देखते हैं। जैसा कि इसने बोला कि कंटेनर ओपन है, तो बच्चों ओपन कंटेनर में सपोज इस तरह का कोई ओपन कंटेनर है, टेस्ट ट्यूब मान लीजिए इसको, ठीक है ना, ये ओपन कंटेनर है। अगर आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ गैस के मोल्स तो इस ट्यूब में ही रहेंगे और कुछ गैस के मोल्स बाहर निकल जाएंगे। ऐसे मान लीजिए पहले इसमें n मोल्स थे, कुछ मोल्स तो अभी भी अंदर ही हैं और कुछ स्मॉल एन मोल क्या हो गए, बाहर निकल गए। मान लीजिए 10 मोल थे, गर्म किया, कुछ बाहर निकल गए, 8 मोल अंदर रह गए, 2 मोल बाहर निकल गए। तो अगर मोल इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स का नंबर इक्वल रहा तो क्या कह सकता हूं, ओपन कंटेनर है, PV अपॉन T इज इक्वल टू PV अपॉन T2 प्लस PV अपॉन T2। अगर आप इनिशियल टेम्परेचर T लेते हैं और फाइनल टेम्परेचर T2 लेते हैं तो इस फॉर्मूले से मैं बिल्कुल आराम से बता पाऊंगा कि हीट करने पर अगर 1/3 वॉल्यूम ऑफ गैस रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तो कितने टेम्परेचर तक आपने हीट किया, इस प्रिंसिपल के थ्रू मैं बता सकता हूं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये रहा इनिशियल टेम्परेचर बेटे, ये रहा फाइनल टेम्परेचर जहां तक गर्म किया गया। यहां पर मैंने इनिशियल टेम्परेचर क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट केस में मुझे जो वॉल्यूम निकालना है वो इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर ही निकालना है। तो क्या करूंगा, ओपन कंटेनर में एक चीज अच्छी होती है कि प्रेशर सब कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि तीनों ही केस में प्रेशर कितना लगेगा, 1 atm के बराबर लगेगा। तो मेरा जो एक्सप्रेशन बन गया वो बन गया V/T2 प्लस स्मॉल v/T। अब ये और ये दोनों के दोनों सेम V मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक कैलकुलेशन के थ्रू इसको सोल्व करके बताऊंगा कि कैसे इसको निकालना है। तो क्या करता हूं मैं इधर लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये हो जाएगा बेटे V/T इज इक्वल टू V/T2 प्लस स्मॉल v। ये कौन सा v है, कितना वॉल्यूम निकल गया, इसने बोल दिया था 1/3 वॉल्यूम निकल जाएगा। तो क्या इसको मैं V/3 इंटू टी कर सकता हूं, इधर ले आइए, V/T माइनस V/3T इज इक्वल टू V/T2। वापस से V के V कैंसिल हो गए। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, ये हो गया 900 1/T2। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 900, 3 माइनस 1, 2/900 इज इक्वल टू 1/T2। T2 मस्ट बी 450 केल्विन, T2 मस्ट बी 450 केल्विन। यानी कि अगर एक्सपेल्ड वॉल्यूम मैं इनिशियल टेम्परेचर पर लेता हूं, ये देखिए कैपिटल T पे लिया मैंने, तो कितने टेम्परेचर तक इसको हीट करना पड़ेगा, इसको 450 केल्विन तक हीट करना पड़ेगा, जिससे इस गैस का 1/3 वॉल्यूम, कंटेनर का 1/3 वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट केस का आंसर है 450 केल्विन। अब अगर मैं ये कहूं कि फाइनल टेम्परेचर पर अगर वॉल्यूम मेजर होते
तो इस फॉर्मूले में मैं क्या चेंज करता, बस इतना सा चेंज करता कि फाइनल वॉल्यूम जो आप निकाल रहे हैं वो टी पे ना निकाल के किस में निकालते बच्चों, T2 पे निकालते। क्योंकि इसने क्या बोला है कि जो निकलने वाला वॉल्यूम है वो किस में मेजर करना है, फाइनल टेम्परेचर मेजर करना है। तो उस केस में मैं क्या करता, उस केस में मैं ये करता, इसको रब कर दीजिए। आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए उस केस में। ये होता है कि V/T जो कि 300 है इज इक्वल टू V/T, T2 मुझे पता नहीं, प्लस स्मॉल v कितना है V/3, और ये भी मुझे किस में लेना, मेरे T2 पे लेना। ऐसे तो क्या करूंगा मैं, V कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1/300 इज इक्वल टू 1/T2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1/3 दैट इज 4/3। तो इस 3 से ये 100 हो जाएगा और T2 हो जाएगा मेरा 400 केल्विन। T2 मेरा हो जाएगा 400 केल्विन। जब भी आपके सामने ओपन कंटेनर को हीट करने वाले क्वेश्चंस आए तो आप इस बात को जरूर देख लेना कि जितना भी वॉल्यूम वो बाहर निकालना है वो कितने टेम्परेचर पे बाहर निकाल रहा है। इनिशियल पे बाहर निकालेगा तो मैंने भी करके दिखाया आपको 450 आंसर आया, और फाइनल टेम्परेचर पे अगर बाहर निकलेगा तो कितना टेम्परेचर आएगा, 400 केल्विन टेम्परेचर आएगा। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है जो जनरली बुक्स में दी होती है। हम वो कैसे लगाएंगे ट्रिक, वो ट्रिक है बिल्कुल सिंपल सी, कि जब भी वो ट्रिक है बिल्कुल सिंपल सी, अब मैं इसको रब कर सकता हूं। उस ट्रिक में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है थ्रू आउट और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। बस N1T1 इज इक्वल टू N2T2, ये उस कंटेनर के लिए लगाते हैं फॉर्मूला। जो एक्सपेल आउट हो गया है उसके लिए नहीं लगाते, कंटेनर के लिए। तो ये बिफोर हीटिंग है और ये लगाया जाता है बच्चों आफ्टर हीटिंग। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द एक्सपेल्ड वॉल्यूम इज गिवन एट इनिशियल टेम्परेचर। जब बाहर निकलने वाला वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर पे देगा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, N1T1 इज इक्वल टू N2T2। अब आप कहेंगे क्या मतलब है सर N1T1 N2T2 का। N1 तो था हीट करने से पहले टेस्ट ट्यूब में उसके मोल्स कितने थे या ओपन कंटेनर में उसके मोल्स कितने थे, और N2 हीट करने के बाद उसमें कितने मोल्स बचे हैं। तो नेचुरल सी बात है, जब मैं हीट कर दूंगा ओपन कंटेनर को तो रिमेनिंग मोल्स पहले से कम हो जाएंगे कि बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस चीज में याद रखना N2 मस्ट बी लेसर देन N1 ही होगा हमेशा ही, क्योंकि मैं N2 कौन से मोल्स ले रहा हूं, कंटेनर में प्रेजेंट वो मोल्स जो हीटिंग के बाद बचे हैं। तो हीटिंग के बाद जो कंटेनर में मोल्स बचते हैं वो इनिशियल मोल से तो कम ही होंगे, क्योंकि कुछ मोल क्या हो जाते हैं, एक्सपेल आउट हो जाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको दिया इस ट्रिक से करता तो मैं क्या करता, ये देखते हैं। इनिशियल मोल्स N मान लीजिए, इनिशियल टेम्परेचर है 300, फाइनल मोल्स कितने लूं। अगर 1/3 मोल बाहर निकल गए तो रिमेनिंग मोल्स कितने रहे होंगे, 2/3। तो क्या मैं इसको 2N/3, देखो मैंने कहा था ना इसमें एक्सपेल्ड मोल को नहीं लिया जाता, इसमें जो बचे मोल्स होते हैं उसी को लिया जाता है 2N/3। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर आपने तो वॉल्यूम का 1/3 बाहर निकाला था, आप मोल का 1/3 कैसे बाहर निकाल रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और मोल एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं एज पर एवोगाड्रोस लॉ। तो मैं क्या कर सकता हूं, चाहे मैं ये कहूं कि कांस्टेंट प्रेशर पर मैंने इतना वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, और चाहे मैं ये कहूं कांस्टेंट प्रेशर पर मैंने इतने मोल बाहर निकाल दिए, एक ही बात है। तो अगर 1/3 मोल बाहर चले गए तो रिमेनिंग मोल्स कितने हैं, 2/3, तो 2N/3। और ये टेम्परेचर आपको फाइंड करना था T2, तो बेटे N से N कैंसिल हो गया। यू कैन सी, इसको सोल्व करेंगे तो 3 × 300 900/2। तो याद रखिए आपका पहला आंसर क्या आया था, 450 केल्विन आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ओपन कंटेनर के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। बस याद रखिएगा इसमें जो वॉल्यूम मेजर किया जाता है, निकलने वाला वॉल्यूम, वो इनिशियल टेम्परेचर मेजर होना चाहिए, अदरवाइज आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा जो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बताई थी। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आइए हम बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की, हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि आपको क्या स्टेटमेंट दे रहा है देखते हैं। आइए हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो आपको स्टेटमेंट दे रहा है, अ गैसियस बल्ब हैविंग कैपेसिटी 3 लीटर at 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज हीटेड अप टू T डिग्री सेंटीग्रेड।
कोई गैसेस बल्ब था, उसको 27 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर दी। ओपन कंटेनर था, मैंने 30 डिग्री तक हीट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपेल्ड आउट इज मेजर्ड एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड वॉज 1.45 लीटर। जो एयर बाहर निकली, उस एयर का इतने टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम निकला वो 1.45 लीटर निकला। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी आपको ऐसे कहते हैं प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, समझ जाओ ओपन कंटेनर का क्वेश्चन है। और ओपन कंटेनर के क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अगर आप लगाएंगे, अब यहां पे मैं ट्रिक नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने क्या बोला, ट्रिक तभी लगेगी जब एक्सपेल्ड वॉल्यूम जो आपको दिया होता है वो उसी टेम्परेचर पे दिया होता है जो इनिशियल टेम्परेचर होता है। नहीं, इसने तो 27 पे तो हीट किया था, लेकिन जो एक्सपेल्ड वॉल्यूम निकाला वो तो 17 पे दिया, उल्टा उससे कम पे दिया। तो फिर उस केस में मैं ट्रिक अप्लाई नहीं करूंगा। उस केस में जो मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैं उसी को लेके चलता हूं। आइए, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इनिशियल वॉल्यूम V है, इनिशियल टेम्परेचर T ले लो, फाइनल वॉल्यूम टेस्ट ट्यूब का तो वही रहेगा V, फाइनल टेम्परेचर आप T2 ले लो, प्लस निकलने वाली एयर और उसका जो भी टेम्परेचर है T डैश ले लो। खत्म, क्वेश्चन खत्म। बस इनिशियल वॉल्यूम V लिया मैंने, टेम्परेचर 27 है बेटे, ये हो गया 27, सॉरी केल्विन में लेंगे। इनिशियल टेम्परेचर कितना लेंगे? 300। वॉल्यूम तो वही है कंटेनर का। अब कंटेनर का फाइनल टेम्परेचर है कितना? T2, एक बार T2 ले लो, प्लस अब ये वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, कितना एक्सपेल हो गया वॉल्यूम? इतना बेटे 1.45 लीटर। और ये कितने टेम्परेचर पे दिया हुआ है? ये अलग ही टेम्परेचर पे दिया हुआ है 17 डिग्री पर, यानी कि ये हो जाएगा 290 केल्विन। तो क्या मैं यहां से, अब वॉल्यूम भी आपको इनिशियल दे रखा था, सॉरी 3 लीटर, तो इसको मैं 3 कर देता हूं, ये 3, ये भी 3। अच्छे से देख लिया कीजिए आप। ये है कंटेनर इनिशियल कंडीशन में, 3 लीटर का कंटेनर था, 300 केल्विन था। ये वही कंटेनर है हाई टेम्परेचर पर, 3 लीटर का कंटेनर, टेम्परेचर T2 है। ये एक्सपेल्ड एयर का वॉल्यूम है 1.45 लीटर, और कितने टेम्परेचर पे दिया हुआ है? 290 पे दिया हुआ है। तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन लग रही है। ये हो गया 1/200 बेटे, ये हो गया 1/100। तो क्या मैं कह सकता हूं 3/T2 इज इक्वल टू 1/100 माइनस 1/200, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/200। तो क्या T2 जो फाइनल टेम्परेचर आया वो आया 600 केल्विन। बट स्टॉप 1 मिनट, इसने T डिग्री सेंटीग्रेड वाला आपसे पूछा है, तो आपको आंसर T का ही देना है। जब भी केल्विन में टेम्परेचर दिया होता है और डिग्री में निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं 273 माइनस कर देते हैं इसमें से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर तक आपको हीट करना पड़ेगा इस बल्ब को या इस कंटेनर को, जिससे निकलने वाली एयर का वॉल्यूम 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कितना होगा? 1.45 लीटर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट से ही होगा, ट्रिक से नहीं होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आइए अब बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन आपको? देखते हैं लो। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक डायग्राम। इस डायग्राम में, ये थोड़ा रब हो गया, मैं दोबारा लिख रहा हूं, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन व्हेन वाल्व ऑफ स्टॉप कॉक इज ओपन्ड। पहले तो क्वेश्चन समझिए। दो बल्ब हैं A एंड B, दोनों का वॉल्यूम 10 लीटर 10 लीटर। इसमें है 20 ग्राम हाइड्रोजन, इसमें है 88 ग्राम CO2। एक ट्यूब से दोनों को जोड़ा हुआ है, ट्यूब के बीच में एक स्टॉप कॉक लगी हुई है। इसका वाल्व ओपन करेंगे तो गैस मिक्स हो सकती है, और अभी तक वाल्व आपका बंद किया हुआ है स्टार्टिंग में। इसको रखा हुआ है एक फिक्स टेम्परेचर पर 500 केल्विन पर, और इसको रखा हुआ है फिक्स टेम्परेचर पर 200 केल्विन पर। इनको थर्मोस्टेट कंडीशन बोलते हैं बेटे। ये टेम्परेचर चेंज नहीं होते, जैसे ऐसे बन रखा हो ना, ऐसे स्टूल सा बना हुआ हो, समझ जाना ये फिक्स रहेगा टेम्परेचर। अब जैसे इसने वाल्व को खोल दिया तो क्या होगा? जितने भी क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स के आप सीखोगे, वाल्व ओपनिंग वाले सीखोगे, एक ही कॉन्सेप्ट इनके अंदर आपको अप्लाई करना है। क्या? कि वाल्व खोलने पर गैसेज हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाती है। ठीक है। अब अगर मुझे प्रेशर दे रखे होते तो मैं बता देता कहां से कहां जाएगी, लेकिन अब मुझे प्रेशर तो दे नहीं रखे। क्या मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाकर ये चेक कर लूं कि पहले प्रेशर किस में ज्यादा है? तो जिस बल्ब में प्रेशर ज्यादा होगा वहां से मूव करेगी गैस दूसरे बल्ब की तरफ, तब तक मूव करेगी
जब तक कि दोनों बल्ब में प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो चेक करते हैं, पहले बल्ब ए की बात करता हूं। ए में कितना प्रेशर था बेटे? ए प्रेशर क्या होता है? nRT/V। मोल्स कितने थे? 20 ग्राम H2 में मोल्स कितने होंगे? 20/2, 10 मोल्स होंगे। आर की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 500। वॉल्यूम कितना है? 10। तो यहां जो प्रेशर आया वो आया 500 आर। मेरे को तो चेक ही करना है ना कौन सा प्रेशर ज्यादा है, क्यों सोल्व करूं इसको। अब अगर मैं पी की बात करूं, पी में nRT/V लगाओ। बी बल्ब में कितने मोल्स हैं? CO2 का जीएमएम 44 होता है, तो 88 ग्राम में कितने मोल होंगे? 2 मोल्स होंगे। तो ये हो गया 2 इंटू आर, टेम्परेचर दिया हुआ है 200 और इसका वॉल्यूम भी 10 है, तो ये प्रेशर तो ओनली 40 आर आया, जबकि पहले वाले का प्रेशर आया 500 आर। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, गैस की मूवमेंट हाइड्रोजन से CO2 की तरफ होगी। अगर वाल्व ओपन कर देंगे तो, वाल्व ओपन कर दो, लो मैंने हटा दिया वाल्व। चलिए, कब तक होगी? जब तक होगी जब तक कि दोनों वाले पार्ट के अंदर प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो मैं क्या लगा रहा हूं? मैं कह रहा हूं पी फाइनल ए कंटेनर, जब पी फाइनल बी कंटेनर के बराबर हो जाएगा तो गैस की मूवमेंट रुक जाएगी और मैं पता कर लूंगा फाइनल कंडीशन में कि इसमें कितनी हाइड्रोजन पहुंच गई है। तो क्या करूं? पी क्या होता है बेटे? nRT/V, और यहां पर भी nRT/V। जहां तक V का सवाल है, दोनों के वॉल्यूम सेम है, 10 लीटर 10 लीटर। R से R कैंसिल हो गया, तो मैं क्या कहूंगा? A बल्ब में गैस के मोल्स इंटू T इज इक्वल TA लिख दो, B बल्ब में गैस के मोल्स इंटू TB। अब A बल्ब में गैस के मोल्स कितने हैं? जब वो दोनों के प्रेशर बराबर हो जाएंगे। अभी मैंने बोला यहां से कुछ गैस यहां जाएगी, तो स्टार्टिंग में अगर इसके मोल्स थे 10 और कुछ मोल्स यहां से यहां ट्रांसफर हो गए, तो बताइए फाइनल कंडीशन में ए बल्ब में मोल्स ऑफ गैस कितने होंगे? कैसे ले लूं? 10 माइनस एक्स। मान लीजिए x मोल ट्रेवल हो गए इधर से उधर, तो ये तो हो गया 10 माइनस एक्स, और वहां ये x जुड़ जाएगा। पहले वहां कितने मोल्स थे? 2 मोल्स थे, तो वहां फाइनल मोल्स कितने हो जाएंगे? 2 प्लस एक्स। तो 10 माइनस एक्स इंटू 500 मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस एक्स इंटू 200। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो और ये कैलकुलेशन बनेगी 50 माइनस 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। तो ये हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 7x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 46/7। 7 6 42 होता है 30, लगभग 6.5 ले लो, लगभग 6.5 मोल्स हाइड्रोजन के इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और प्रेशर क्या हो जाएगा? बराबर। तो क्या मुझे राइट साइड में हाइड्रोजन की मास परसेंटेज निकाल सकता हूं मैं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। आइए, राइट साइड में हाइड्रोजन की मास परसेंटेज 6.5 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितने ग्राम हाइड्रोजन हो गई? 13 ग्राम। भाई कितने राइट साइड के बल्ब में कितने ग्राम हाइड्रोजन पहुंच गई? 6.5 मोल। तो ग्राम में कितने पहुंच गई? 13 ग्राम। अब टोटल मास कितना है इसमें? 88 ग्राम CO2 तो पहले से ही थी, 13 ग्राम H2 और आ गई, तो टोटल मास कितना है इस बल्ब में, राइट वाले में? 101 ग्राम। तो एक तरह से 13/101 इंटू 100 अप्रोक्सीमेटली 13% ही है, 101 को लगभग 100 मान लिया। अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर आएगा? 13% आंसर आएगा। यानी कि जब तक यहां से यहां तक 13% हाइड्रोजन मूव नहीं करेगी, तब तक दोनों चैम्बर्स में प्रेशर इक्वल नहीं हो सकते। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरह से फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्टेट के ऊपर बेस मैंने दिए हुए। अब मैं इसको पूरे को रब कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैंने दिए इक्वेशन ऑफ स्टेट के ऊपर। आप लोग देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट मैं इसमें यूज करता हूं। चलिए पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, फिर हम इसको सोल्व करने की बात करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कंटेनर है, उसको आपने एक मूवेबल पिस्टन के थ्रू 2 चैम्बर्स में बांटा हुआ है, जिसको ए और बी नाम मैंने दे दिया, राइट। ये पिस्टन मूव कर सकता है और कंटेनर में हीट का ट्रांसफर नहीं हो, ना तो हीट अंदर से बाहर जाए और ना ही हीट बाहर से अंदर आए, इसलिए इसको इंसुलेटेड जैकेट में डाला हुआ बच्चों। इसको बोलते हैं इंसुलेटेड जैकेट।
किसी भी न्यूमेरिकल में आप इस तरह से आउटर वॉल देख लो तो समझ जाना हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। इन शॉर्ट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे आपके, ये इसलिए इंसुलेटेड जैकेट दी होती है। अब एक बड़ा कंटेनर था, उसमें ये पिस्टन लगा हुआ है, दिख रहा है आपको ये पिस्टन अभी तो मैंने रोका हुआ है, लेकिन प्रेशर के कारण ये लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट आराम से मूव कर सकता है। इनिशियल कंडीशन में लेफ्ट वाले यानी कि ए कंटेनर में, ए चैम्बर में प्रेशर था P, वॉल्यूम था V, और B चैम्बर का प्रेशर था 2P और वॉल्यूम था 2V, और दोनों के टेम्परेचर क्या थे, इनिशियली इक्वल थे, फाइनली भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि इसने इंसुलेटेड जैकेट लगा दी है। अब आपसे पूछा है कि जब फाइनली ये रुक जाएगा पिस्टन मूव करने के बाद में, तो एक तो फाइनल प्रेशर बताओ, फाइनल प्रेशर दोनों चैम्बर में सेम होगा, और ये भी बताओ कि दोनों चैम्बर्स के इंडिविजुअल वॉल्यूम अब कितने कितने हो गए होंगे। पहले तो ये V था और वो 2V था। जब ये पिस्टन मूवमेंट करके रुक जाएगा तो फाइनल कंडीशन में आपको P फाइनल बताना है और दोनों चैम्बर्स के वॉल्यूम भी आपको बताने हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी आपको बोला जब भी मूवमेंट ऑफ पिस्टन के क्वेश्चंस आ जाएं, जब भी वाल्व वाले क्वेश्चन आ जाएं, आपको गैस की मूवमेंट का एक ही फंडा याद रखना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अगर यहां पर प्रेशर है 2P और यहां प्रेशर है P, तो मूवमेंट कहां से कहां तक होगी, मूवमेंट होगी बेटे राइट टू लेफ्ट, डोंट फॉरगेट, मूवमेंट कहां होगी, राइट टू लेफ्ट। और जब मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होगी, इसका एक फाइनल डायग्राम मैं यहां बना देता हूं विदाउट इंसुलेटेड जैकेट। तो अब ये थोड़ा सा इधर और सरक जाएगा। अब ये टेम्परेचर तो फिक्स ही है TT, लेकिन फाइनल वॉल्यूम सेम हो जाएगा जब ये रुकेगा, यस और नो। ये इसको धक्का लगाएगी, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना। तो जब ये रुकेगा, वो रुकेगा ही तब जब दोनों चैम्बर्स में प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैंने बेटे यहां भी PF ले लिया, यहां भी PF ले लिया, ये फाइनल प्रेशर है। जहां तक वॉल्यूम का सवाल है, अभी मैंने देखा क्योंकि राइट में ज्यादा प्रेशर था लेफ्ट से, तो ये मूवमेंट राइट टू लेफ्ट हुई थी। अगर ये मूवमेंट राइट टू लेफ्ट होगी, मान लो ये पिस्टन यहां रुक गया आके, हाइपोथेटिकली मान लो ये पिस्टन यहां रुक गया, तो क्या अब इसका वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया और इसका वॉल्यूम और कम हो गया। भाई अगर पिस्टन यूं मूव किया तो पहले वॉल्यूम ये 2V था, अब वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया होगा, 2V प्लस समथिंग। और क्योंकि ये आपका मेम्ब्रेन यहां से यहां गई, तो लेफ्ट वाले का वॉल्यूम कम हुआ होगा, V माइनस समथिंग हुआ होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको ले लेता हूं बेटे V माइनस एक्स और इसको ले लेता हूं 2V प्लस एक्स। क्या मैं सही कह रहा हूं। ये फाइनल सिचुएशन का डायग्राम मैंने आपको बना दिया। फाइनली क्या हुआ, प्रेशर दोनों के बराबर हो गए पिस्टन के मूवमेंट के कारण। क्योंकि पिस्टन लेफ्ट में मूव किया है, तब इसका वॉल्यूम और कम हो गया, एक तो पहले से कम था और कम हो गया, और उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया और टेम्परेचर सेम रखा। अब क्या मैं इनिशियल कंडीशन के ए चैम्बर और इनिशियल फाइनल कंडीशन के ए चैम्बर के बीच में इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज कर सकता हूं। मैंने क्या कहा था जब मैंने इक्वेशन स्टेट पढ़ाई थी, मैंने कहा था मोल्स के नंबर में चेंज नहीं होना चाहिए, बस उस केस में आप कभी भी इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज कर सकते हो। तो बेटे इस कंडीशन में और इस कंडीशन में जितने मोल पहले थे चैम्बर में, उतने ही मोल अभी भी हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए चैम्बर के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज कर रहा हूं। देखिए कैसे, पहले प्रेशर था P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, याद है ना, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब फाइनली क्या होने वाला है, PF, वॉल्यूम कितना हो गया बेटे, V माइनस एक्स, टेम्परेचर आपका सेम रहा। तो अगर मैं T से T कैंसिल कर दूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल टू PF V माइनस एक्स। फर्स्ट इक्वेशन किस चैम्बर के लिए अप्लाई किया मैंने, ए चैम्बर के लिए। ऐसे ही अगर मैं बी चैम्बर के लिए इसको अप्लाई करता हूं, तो बी चैम्बर में इनिशियल कंडीशन क्या थी, प्रेशर कितना था बेटा 2P, वॉल्यूम कितना था 2V, टेम्परेचर था T। अब फाइनल कंडीशन में PF होने वाला है, वॉल्यूम कितना हो गया 2V प्लस एक्स, टेम्परेचर में तो कोई चेंज किया ही नहीं। तो आप ध्यान देना, PV से PV कैंसिल हो गए, नहीं P तो पता ही नहीं, सॉरी, इसको पढ़ा रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, 2P इंटू 2V। चलिए इसको बना दिया सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर दूं, तो इसमें तो आ रहा था PV और नीचे आ रहा था एक तरह से 4PV। भाई 2P इंटू 2V था ना 4PV, उधर था PF V माइनस एक्स, नीचे आ रहा है PF 2V प्लस एक्स, तो PF से PF कैंसिल हो गया,
v माइनस एक्स अपॉन 2v प्लस एक्स। pv से pv कैंसिल हो गया, तो मेरा एक्सप्रेशन आ गया 1/4 इज इक्वल टू v माइनस एक्स अपॉन 2v प्लस एक्स। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, ऊपर आ जाइए, 4v माइनस 4x इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 2v प्लस एक्स। तो ये आ गया बेटे आपका 5x इज इक्वल टू 2v। लो भाई, x की वैल्यू तो मेरी आ चुकी है, दैट इज 2v/5, एक्सप्रेशन नंबर 3। अब मुझे पता लगा कितनी मूवमेंट हुई। अब आपको दिख ही रहा होगा, मैं किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में, x की वैल्यू अगर पुट कर दूंगा तो pf की वैल्यू किसके टर्म में आ जाएगी, मेरे पास p के टर्म में आ जाएगी। आइए, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं, ये रहा pv इज इक्वल टू pf v माइनस एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, 2v/5। तो ये हो जाएगा बेटे pv इज इक्वल टू pf 3v/5। v से v कैंसिल हो गया, तो pf की वैल्यू आती है 5p/3। pf की वैल्यू कितनी आती है, 5p/3। तो एक तो इसने फाइनल प्रेशर पूछा था, आ चुका है। एक दोनों साइड के वॉल्यूम पूछे थे। अब ए साइड का वॉल्यूम कितना हुआ है, v माइनस एक्स, तो v माइनस 2v/5। तो ये तो हो गया बेटे 3v/5। और बी साइड का वॉल्यूम कितना है, 2v प्लस एक्स, तो 2v प्लस 2v/5। तो ये हो जाएगा 12v/5। ये v से छोटा हो गया और ये 2v से भी बड़ा हो गया। इस तरह से आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को पहचान लेना और उसको कर लेना। एंड लास्ट मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो आईआईटी में आया हुआ है लेकिन फिजिक्स के एग्जाम में, पर क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट से सोल्व हो जाता है तो मैंने आपको ये भी दिया है। आइए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, डायग्राम बना के मैंने छोड़ा है इस क्वेश्चन में। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये कंटेनर है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। इसको जब हीट करेंगे, ये कह रहा है अप टू विच टेम्परेचर द कंटेनर इज हीटेड सो दैट हाफ ऑफ द मर्करी विल बी ड्रॉप्ड आउट। इस कंटेनर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना गर्म करें कि आधी मर्करी इसकी नीचे गिर जाएगी और आधी मर्करी रिमेनिंग रहेगी। तो वो टेम्परेचर आपको निकालना है जिस टेम्परेचर तक आपने इसको हीट करना है। ऊपर से ओपन है, ये तो यहां तक तो वो है ना, मर्करी ऊपर से ओपन है। तो क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, एक कंटेनर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, इसमें टोटल लेंथ इसकी है L, जिसमें से आधे में एयर है और आधा वॉल्यूम किसका है, मर्करी का है। यानी कि अगर 152 सेंटीमीटर का है तो 76 सेंटीमीटर तो एयर है और 76 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम है। ऊपर एयर है जो इसको प्रेस कर रही है नीचे की तरफ। अगर मैं इसको हीट करूंगा और मुझे कहा गया है कि हाफ ऑफ द मर्करी विल बी ड्रॉप्ड आउट, तो मैं कैसे इसके अप्रोच बनाऊंगा। ये क्वेश्चन भी इक्वेशन ऑफ स्टेट से हो सकता है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट में क्या कंडीशन होती है बेटे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये गैसेस स्टेट चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल हम हमने गैस पे फोकस करने हैं। आप तो इसके ऊपर देखेंगे, बाकी इफेक्ट क्या पड़ा, हमें मर्करी से कोई मतलब नहीं है। इनिशियल प्रेशर कितना था इस एयर के ऊपर लग रहा था, इनिशियल प्रेशर इस एयर पे कितना लग रहा था, जरा सोचिए। आप कहेंगे कि सर 76 सेंटीमीटर तो मर्करी लग रहा है इसके ऊपर। भाई 152 है ना, आधा मर्करी आधा एयर है, तो 76 सेंटीमीटर मर्करी इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। कितना एटीएम होता है, 1 एटीएम। मत भूलिए एयर भी तो है जो ओपन में इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है। यानी कि इस एयर कॉलम पर, इस एयर की बाउंड्री पर नेट कितना प्रेशर लग रहा है, 2 एटीएम। एक एटीएम तो मर्करी कॉलम के कारण और एक एटीएम ओपन में रखी हुई है इसके कारण। तो इनिशियल प्रेशर लेना आपको 2 एटीएम। वॉल्यूम इसका एक बार V ले लो, इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, इसका वॉल्यूम V ले लो, अपॉन टेम्परेचर कितना था इनिशियल, 300 केल्विन। दोबारा से इनिशियल प्रेशर 2 एटीएम समझ में आ गया। इस एयर पर एक तो वैसे मर्करी रखा हुआ 1 एटीएम का और 1 एटीएम एयर का प्रेशर लगता है, तो नेट प्रेशर कितना लग रहा है इसके ऊपर, 2 एटीएम।
इसका वॉल्यूम V मान लो तो इसका वॉल्यूम भी V है, नो डाउट। तो अब फाइनल कंडीशन पे कितना प्रेशर लगेगा? अगर आधा मरकरी नीचे गिर जाएगा, इसका डायग्राम मैं यहां बना देता हूं, उधर आप वहां तक आपका बोर्ड में जाएगा नहीं। अगर आधा मरकरी नीचे गिर गया बच्चों, तो क्या मैं सही कह रहा हूं कि एयर कॉलम की तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी और मरकरी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। हाफ ऑफ द मरकरी विल ड्रॉप आउट, आधा मरकरी नीचे बिखर गया। क्यों बिखरा होगा? क्योंकि जब हम हीट करते हैं एयर को, एयर एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करेगी तो उसको धक्का लगाएगी, धक्का लगाएगी तो गर्म करते जा रहे हो, धक्का लगाती जा रही है, लगाती जा रही है, मरकरी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। फाइनली तब तक गर्म करना है जब तक कि आधा मरकरी गिर जाएगा। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि अब मरकरी कॉलम की लेंथ रहेगी केवल 38 सेंटीमीटर? भाई इसका हाफ गिर गया ना, 76, आधा नीचे गिर गया। और अब इसमें 38 जोड़ दिया आपने, 38 प्लस 76, तो ये हो गया 114 सेंटीमीटर। फाइनली इसका वॉल्यूम तो हो गया। अगर मैं इसको V बोलता हूं, इसको V बोलता हूं, तो क्या मैं सही कह रहा हूं? अब ये हो गया 3V/2 और ये हो गया V/2, एम आई राइट? पहले दोनों V थे, इसका आधा चला गया तो V/2, और वो जो V/2 जगह बची उस पर कौन घुस गई? एयर। तो अब एयर का वॉल्यूम कितना हो गया? 3V/2। मैं तो इतना इंटरेस्टेड हूं आपको ये पूछने में कि P2 कितना लूंगा। कितना P2 आएगा? 1.5 ATM। क्यों? क्योंकि ओपन अभी भी एयर तो 1 ATM लगा रही है, लेकिन पहले 76 सेंटीमीटर मरकरी इसके ऊपर 1 ATM प्रेशर लगा रहा था। अब केवल 38 सेंटीमीटर मरकरी इस पे हाफ ATM में प्रेशर लगा रहा होगा, तो नेट प्रेशर इसके ऊपर कितना आ रहा है? 3/2, यानी कि 1.5। इसका वॉल्यूम कितना कर दिया बेटे? 3V/2। और टेम्परेचर आपसे पूछा है कितने टेम्परेचर तक आपने हीट किया है, बस इतना से कहानी है। दो अलग अलग कंडीशंस में आपके P1 V1/T1 को इक्वेट करके बड़े आराम से मैं T2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। आइए इसको सोल्व करते हैं। ये आपका हो गया है, कैलकुलेट करें इसको, तो ये हो गया है आपका, V से V कैंसिल करो पहले तो ये हो गया है 2/3 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 8T2 इज इक्वल टू 2700, 9 3 27, तो T2 कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 2700/8, 8 3 24 30, 8 3 24 60 एंड 8 7 तो ये जो आपका टेम्परेचर आएगा 337.5 केल्विन। आपने 300 से इसको 337.5 केल्विन तक हीट करना है, तब हाफ ऑफ द मर्क्यूरी विल बी ड्रॉप्ड आउट। तो इस तरह से क्वेश्चन तो कितने मर्जी डिस्कस करें हम, बस आपको अप्रोच बनानी है कि जब भी लॉज ऑफ गैसेस पे क्वेश्चन आएंगे हम किस तरह से कौन सा लॉ लगाएंगे, ये आपको डिसाइड करना है। थैंक यू सो मच।